नमस्कार, मैं हूं फरीद अली और आप देख रहे हैं हमारा खास शो दुनिया की खबर। सबसे पहले सुर्खियां। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दिया इजरायली बंधकों की रिहाई का अल्टीमेटम। कहा 20 जनवरी से पहले बंधकों को नहीं छोड़ा तो मिडिल ईस्ट में मचेगी तबाही। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट किया रद्द। जुलाई हिंसा मामले में गिरफ्तारी वारंट भी जारी। भारत ने दिया बांग्लादेश सरकार को कड़ा संदेश। शेख हसीना का वीजा बढ़ाया, अभी भारत में रह सकेंगी अपदस्थ प्रधानमंत्री। ग्रीनलैंड और पनामा नहर पर कंट्रोल के लिए सेना के इस्तेमाल से भी नहीं हिचकेंगे ट्रंप, उनके बयान ने मचाई खलबली। तिब्बत में भूकंप से बड़ी तबाही, 126 लोगों की मौत, 188 घायल। 3 घंटे में आए 50 से ज्यादा झटके, 1000 से ज्यादा घर हुए जमींदोज। इस्लामिक देश इंडोनेशिया बना ब्रिक्स का 10वां मेंबर, ब्राजील ने किया ऐलान। सऊदी अरब 1 साल बाद भी शामिल नहीं। ऑस्ट्रेलिया के रॉटनेस्ट से उड़ान भरने के दौरान एक सी प्लेन हादसे का शिकार, 3 पर्यटकों की मौत, 3 यात्री घायल। और अब आज की खास खबर। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने जुलाई में हुई हिंसा से जुड़े आरोपों की वजह से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना समेत 97 लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है। बांग्लादेशी मीडिया की खबरों के मुताबिक इसमें से 22 पासपोर्ट जबरन गायब किए गए लोगों के हैं, जबकि शेख हसीना समेत 75 लोगों के पासपोर्ट जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने की वजह से रद्द किए गए हैं। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द होने के कुछ देर बाद ही भारत सरकार ने उनका वीजा बढ़ा दिया ताकि वो भारत में कानूनी तौर पर रह सकें। इससे साफ हो गया है कि भारत इन हालात में शेख हसीना को बांग्लादेश वापस नहीं भेजेगा। इससे पहले 6 जनवरी को बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने हसीना को 12 फरवरी तक पेश होने का निर्देश दिया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी हसीना को डिपोर्ट करने के लिए भारत से अपील कर चुकी है। इस बीच भारत सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ाकर बांग्लादेश को 2 टूक संदेश दे दिया है कि शेख हसीना फिलहाल भारत में ही रहेंगी। बांग्लादेश में पिछले साल आरक्षण की लिमिट बढ़ाए जाने के बाद शेख हसीना के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए थे। 5 जून को हाईकोर्ट ने नौकरियों में 30% कोटा सिस्टम लागू किया था। इसके बाद से ही ढाका में यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था। ये आरक्षण स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को दिया जा रहा था। छात्रों ने प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे की मांग शुरू कर दी। देखते ही देखते बड़ी संख्या में स्टूडेंट और आम लोग पीएम शेख हसीना और उनकी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। इस आंदोलन के चलते 2 महीने बाद 5 अगस्त को शेख हसीना ने प्रधानमंत्री की गद्दी छोड़ी और बांग्लादेश छोड़कर भारत में शरण ली। इसके बाद अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में हत्या समेत कई तरह के मुकदमे दर्ज करके अदालत में पेश करने का आदेश जारी हुआ। भारत सरकार के इस फैसले को राजनीतिक और कूटनीतिक रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। ये रणनीति क्या है और इसका क्या मकसद है, आइए समझते हैं। पहला मकसद है बांग्लादेश पर दबाव बनाना। भारत बांग्लादेश की वर्तमान सरकार को यह संदेश देना चाहता है कि वो शेख हसीना के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगा। ये कदम भारत की पड़ोसी देशों के साथ अपनी रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की नीति का हिस्सा हो सकता है। दूसरा है मानवाधिकार और शरण का मुद्दा। शेख हसीना का वीजा बढ़ाकर भारत ने यह संदेश दिया है कि वो मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राथमिकता देता है। तीसरा आर्थिक और भू राजनीतिक दबाव बढ़ाना। भारत ने शेख हसीना के शासनकाल में बांग्लादेश के साथ कई आर्थिक और सामरिक समझौते किए थे। शेख हसीना को संरक्षण देकर भारत बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बढ़ा सकता है कि वो भारत की शर्तों के अनुसार काम करे। अब बांग्लादेश की सरकार भारत के इस कदम से तिलमिलाई हुई है। वो भारत को चिढ़ाने के लिए
कई विकल्पों को आजमा सकती है। अब बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र या दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा उठा सकता है। इससे भारत के साथ रिश्तों में खटास पड़ सकती है। बांग्लादेश भारत के साथ अपने व्यापार और सुरक्षा सहयोग को सीमित करने की कोशिश कर सकता है। बांग्लादेश का झुकाव चीन की तरफ बढ़ सकता है। वो चीन के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत कर सकता है ताकि भारत पर दबाव बनाया जा सके। बांग्लादेश के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन के हेड मेजर जनरल फजलुर रहमान का कहना है कि अगर भारत शेख हसीना को डिपोर्ट नहीं करता है तो कमीशन उनसे भारत आकर पूछताछ करने को भी तैयार है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद बनी यूनुस सरकार ने हसीना पर हत्या, अपहरण से लेकर देशद्रोह के 225 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं। साल 2013 में भारत के नॉर्थ ईस्ट उग्रवादी समूह के लोग बांग्लादेश में जाकर छिप रहे थे। इसी दौरान बांग्लादेश के प्रतिबंधित संगठन जमातुल मुजाहिदीन के लोग भारत में आकर छिप रहे थे। दोनों देशों ने इस समस्या से निपटने के लिए एक प्रत्यर्पण समझौता किया था। इस समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे के यहाँ पनाह ले रहे भगोड़ों को लौटाने की मांग कर सकते हैं। हालांकि इसमें एक पेच ये है कि भारत राजनीति से जुड़े मामलों में किसी व्यक्ति के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, लेकिन अगर उस व्यक्ति पर हत्या और किडनैपिंग जैसे संगीन मामले दर्ज हों तो उसके प्रत्यर्पण को रोका नहीं जा सकता। ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक इस समझौते की बदौलत बांग्लादेश ने 2015 में यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम के नेता अनूप चेतिया को भारत को सौंपा था। भारत भी अब तक बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस लौटा चुका है। इस समझौते में 2016 में हुए संशोधन के मुताबिक प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश को अपराध के सबूत देने की जरूरत भी नहीं है। इसके लिए कोर्ट से जारी वारंट ही काफी है। और अब आज की दूसरी खास खबर। 20 जनवरी 2025 को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन उससे पहले वो इजराइल का मसला सुलझा लेना चाहते हैं। ट्रंप ने फिलिस्तीनी संगठन हमास को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द इजरायली बंधकों को रिहा कर दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ट्रंप ने कहा कि वो किसी बातचीत को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले समझौता नहीं हुआ तो मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाएगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। 7 जनवरी को मीडिया से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कहा कि अगर 20 जनवरी से पहले इजराइल से किडनैप किए गए बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो ये हमास के लिए अच्छा नहीं होगा। सच कहूं तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। हमास और इजराइल में बीते शुक्रवार से बंधकों की रिहाई को लेकर कतर में बातचीत का सिलसिला जारी है। कतर इस बातचीत में मध्यस्थता कर रहा है। 5 जनवरी को हमास ने एक्सचेंज डील के फर्स्ट फेज में 34 बंधकों को रिहा करने की बात कही है। इनमें सभी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और बीमार कैदी शामिल हैं, चाहे वो जिंदा हों या मर चुके हों। ट्रंप ने कहा कि उन्हें बंधकों के परिजन फोन कर रहे हैं। वो अपील कर रहे हैं कि बंधकों को हमास की कैद से छुड़ा लें। ट्रंप एक वाकया सुनाते हुए भावुक हो गए। वो बताते हैं कि हमास के लड़ाकों ने एक 19-20 साल की लड़की को कार में ऐसे फेंक दिया जैसे वो आलू की बोरी हो। बंधकों के साथ अत्याचार की ऐसी तमाम घटनाएं हैं जो पिछले 1.5 साल के दौरान हुई हैं। लोग मेरे पास रोते हुए आते हैं और कहते हैं कि क्या मैं उनके बच्चे के शव वापस ला सकता हूं। ट्रंप का दावा है कि हमास ने कुछ अमेरिकी लोगों को भी कैद कर रखा है, इसलिए बंधकों की रिहाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो अंजाम बेहद खराब होगा। बता दें कि हाल ही में ट्रंप के विशेष राजदूत स्टीवन चार्ल्स विटकॉफ मिडिल ईस्ट के दौरे से लौटे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता कि बंधकों की रिहाई में देरी किस वजह से हुई। नेगेटिव होने का कोई मतलब नहीं है। वो बहुत कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कतर में अच्छा काम हो रहा है। विटकॉफ ने आगे कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ट्रंप के शपथ ग्रहण से पहले कुछ अच्छी खबर होगी जिसका ट्रंप ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा बॉर्डर से लगे कई इजरायली इलाकों में हमला करके 254 लोगों को बंधक बना लिया था।
अब तक 150 से ज्यादा बंधकों की रिहाई हो चुकी है, जबकि लगभग 100 लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। इजरायली सेना 34 लोगों के मारे जाने की पुष्टि कर चुकी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि बंधकों को बहुत पहले ही रिहा कर दिया जाना चाहिए था। 7 अक्टूबर का हमला कभी होना ही नहीं चाहिए था। लोग इसे भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा हुआ था और कई लोग मारे गए थे। हमारे इस खास शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।